जो कूलम्स लॉ जो है ना, वो अब हम देख रहे हैं कि जी कूलम्स लॉ क्या है, चार्ज और उसके अंदर जो है ना, तो कूलम लॉ जो है ना बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज को डील करता है कूलम्स लॉ। तो हम चूँकि कूलम्स लॉ के ऊपर हैं अभी, तो इसलिए हम इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना जी, इलेक्ट्रिक चार्ज को अभी जो है ना वो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम। एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम जो है वो आपका वो करंट हो जाता है, करंट बनता है उसको। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तो उसको जो गवर्न करते हैं वो है फैराडेज लॉ, लेंजेस लॉ या गॉस लॉ वगैरह, इस तरह से वो जो है ना मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ना उसको वो डील करते हैं। अभी हम उस एरिए पे आए नहीं हैं, अभी हम जो है ना चार्ज की डेफिनेशन और चार्ज के बारे में वो हम करें। तो जो ऐसा फिनोमिना जो जिसको कूलम्स जो ना प्रिंसिपल जो है ना वो डील कर रहा है या फॉलो कर रहा है, तो हम अभी तक उस के अंदर जो है ना मौजूद हैं। इसलिए जो है ना हम उस हिसाब से अगर हम देखते हैं कि जी जो लाइन ऑफ फ्लक्स जो है जो एंटर होती हैं किसी बॉडी के अंदर, वो साउथ से एंटर होती हैं और नॉर्थ से वो आउट, मतलब ना साउथ से इन होती हैं, नॉर्थ से आउट होती हैं। तो उसी हिसाब से हम फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना उसको हम बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं कि जी उसका अगला जो फिनोमिना है वो ये है कि जी लाइक चार्ज रिपेल एंड ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। तो लाइक चार्ज कौन से होते हैं, तो प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, अपोजिट चार्ज हैं वो प्रोटॉन होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन तो जो है ना न्यूट्रल है, लेकिन ये जो जो प्रोटॉन हैं वो पॉजिटिव चार्ज या उनको होल कह देते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उनको कह देते हैं जो है ना जी नेगेटिव चार्ज। तो दोनों का जब ये आपस में डायरेक्शन होता है तो उनके दरमियान में एक बैरियर बनता है जिसको आप जो एनर्जी बैरियर कहते हैं। कि जी एनर्जी बैरियर जो है ना क्या है, अभी हम देखते हैं ना इसके ऊपर एनर्जी बैरियर। कि जी जब हम यूँ समझ लें कि अगर अगर ये डायग्राम है इस तरह से, यहाँ ये फॉर एग्जाम्पल ये डायग्राम है, ये वाली ये है डायग्राम फॉर एग्जाम्पल, कि देखें यहाँ जो है ना जी, ये जो है ना जी, ये नंबर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये प्रोटॉन है। अच्छा, जब ये इनका दरमियान में डिस्टेंस जो है ना ये जो है ना कम होता है, तो इसका मतलब इनके दरमियान में इंटरेक्शन बढ़ती है, और ये जो इनका जो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है इसको एनर्जी बैरियर कहते हैं, इसको एनर्जी बैरियर कहते हैं। ठीक है ना जी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जितने ज़्यादा हो जाएंगे एनर्जी बैरियर जो है ना इतना ही जो है ना वीक होता जाएगा और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना होता जाएगा। ठीक है ना जी। तो इस हिसाब ये हम आगे पढ़ेंगे, जब हम एनर्जी बैरियर को ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे ना तो उस वक्त हम एनर्जी बैरियर को पढ़ेंगे। लेकिन इस वक्त हम जो है ना सिर्फ कि जी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले से जो हम देख रहे हैं ना वो हम उसको डील करेंगे यहाँ पर। कि जी इनके दरमियान में इनके बेसिकली होता क्या है, ये जो है ना चार्ज, ये कोई बॉडी है, ये भी कोई कोई जो है ना फिजिकल जो है ना वो एंटिटी है जिसके अंदर जो है ना ये फ्लो कर रहा है ये। ठीक है ना जी। या तो ये मतलब अगर वैक्यूम है तो स्पेस है, लेकिन अगर कोई सॉलिड मटेरियल है तो ये कोई मेटल हो सकती है। तो इस तरह से जो है ना चार्ज इसके अंदर। अच्छा, जब ये फ्लो करता है तो इसका मतलब ये है कि देयर इज सम काइंड ऑफ फोर्स। वो फोर्स जो है ना, वो फोर्स क्या है, वो डिपेंड करती है डिस्टेंस के हिसाब से। अच्छा, हम ये माइक्रो लेवल पे भी होता है और मैक्रो लेवल पे होता है। अभी हम फिलहाल मैक्रो लेवल के ऊपर देखते हैं कि जी अगर हम अर्थ को हम देखें, हमारी अर्थ जो है ना एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। ये हम आगे देखेंगे, उसकी डायग्राम अभी मैंने आपको शो नहीं किया क्योंकि ज़्यादा वो ओवर बर्डन हो जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जी हमारी ये जो अर्थ है ना ये वाली, ये एक बहुत बड़ा ये मैग्नेट है। ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि ये इसके भी नॉर्थ साउथ पोल है। ठीक है, नॉर्थ साउथ पोल है, और नॉर्थ से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ना वो आपका आउट होता है, और साउथ पोल से जो है ना इन होता है। लेकिन अब हम अगर यहाँ देखें, हम उसको नहीं छेड़ते फिलहाल कि ये ना ये साउथ नॉर्थ पोल, वो हम आगे किसी वक्त जो है ना उसके ऊपर पेंडिंग करते हैं। फिलहाल हम देखते हैं कि ये जो फील्ड बन रहा है ये क्या है, ये फील्ड। अच्छा, ये फील्ड जो है ना, अब इस फील्ड को अब कह रहे हैं कि जी इट इज़ अ फोर्स विच वी
कन्वेंशनली कॉल्ड एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना, क्योंकि हम ये ना फिलहाल ये इसको फील्ड को हम देख रहे हैं कि फील्ड क्या है, ठीक है ना जी। अच्छा, अब ये फील्ड जो है ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, हमने उसी को नाम दे दिया कि नॉर्थ साउथ पोल को ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम दे दिया है। अच्छा, अब देखें कि फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी है, मैं खड़ा हूँ इस ज़मीन पे, तो मैं ज़मीन पे क्यों खड़ा हूँ? ड्यू टू द फोर्स ऑफ दिस अर्थ, ठीक है ना। तो मेरा जो रुख है, मेरी जो फोर्स का जो रुख है, या जो मैं जिस मतलब ना फोकस करता हूँ ग्राउंड के साथ, तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा वेट है या जो मेरा मास है, वो मुझे ग्राउंड की तरफ जो है ना वो अट्रैक्ट किए रखता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि देयर आर सम काइंड ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, ये लाइन ऑफ फोर्स, और लाइन ऑफ फोर्स है ना वो सीधी ज़मीन की तरफ अगर जा रही हैं, तो इसका मतलब ये दे आर वेक्टर क्वांटिटीज़, वेक्टर हैं, तो दे हैव सम काइंड ऑफ मास एज वेल एज सम डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये है कि ये फोर्स जो है ना, ये इसकी डायरेक्शन भी है और इसकी इसकी क्या मैग्नीट्यूड भी है। तो इसका मतलब ये एक वेक्टर फील्ड आपका बन गया है। सो वेक्टर फील्ड ड्यू टू ग्रेविटी जो है ना, आज हमारा पहला टॉपिक है, ठीक है ना। अच्छा, उसमें फिर ये उसने कहा, क्योंकि हम इसको मेजर कर रहे हैं फिलहाल, तो मेजरमेंट के लिए हमने कूलम्स लॉ का सहारा लिया हुआ है। कूलम्स लॉ में हमने देखा था कि जी दो अगर बॉडी हों, Q1 और Q2, दो चार्ज हैं, ठीक है ना, और उनके दरमियान में डिस्टेंस जो है ना वो और रेडियस जिसको बोलते हैं या डिस्टेंस बोलते हैं, तो उस सूरत में उनका जो रिलेशनशिप क्या होगा, उनका रिलेशनशिप जो दोनों का होगा कि दी फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, स्केयर ऑफ डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ डिस्टेंस, कि जी अगर आपको जो है ना जी नंबर ऑफ लाइन इतनी अट्रैक्शन होती है कि जी डिस्टेंस जो है ना इसके अंदर जो है ना जी वो इमीडिएटली जो बॉडी है ना वो आपका अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करता है या उसके ऊपर जो है ना वो गिरता है। अच्छा, अब हम देखें कि अगर ये है अर्थ, इसका मास ये है, और ये कोई और बॉडी है, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, ठीक है ना जी, एज ए रेफरेंस, तो हम इसको कह देते हैं टेस्ट पॉइंट, एज ए टेस्ट पॉइंट, कि हम टेस्ट कर रहे हैं ना जी। तो अगर हम ये यहाँ टेस्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ ये बॉडी जो है ना यहाँ ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट होती है कि एक एक्सेलरेशन के साथ। एक्सेलरेशन क्या है? स्केयर ऑफ वेव, मतलब V2 ये समझ लें कि जी जो वेलोसिटी होती है ना, dv/dt होता है, dv/dt, ठीक है ना, कि जी रेट ऑफ नहीं, वेलोसिटी जो होती है ds/dt, कि जी ds क्या है, वो है डिस्टेंस, ds/dt, ठीक है ना। लेकिन अगर हम एक्सेलरेशन करेंगे वो उसका स्केयर कर दें, d2s/dt, तो इसका मतलब ये है कि वो जो है ना आपका स्केयर के हिसाब से जो है ना होगा। तो इस हिसाब से देखें, फोर्स इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्केयर, ठीक है। अच्छा, अब इसको कहेंगे 1/r स्केयर, इसको कहेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब पहले तो हम डिस्टेंस देखा ना, डिस्टेंस अगर हम देखें ना जी, अगर यहाँ मैं एक बेटा इसको बड़ा कर लूँ ताकि पेन निकाल लूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। देखें यहाँ, मुझे फॉलो करते जाइएगा। अगर आप कहीं महसूस हो कि आपको समझ नहीं आ रही, तो आपने इमीडिएटली मुझे इंटरप्ट करना है। देखें बेटा, ये है फ़र्ज़ करें पिंडी इस्लामाबाद का, ये है ना, ये यहाँ यूँ समझें कि यू आर इन लाहौर, यू आर इन फैसलाबाद, इस्लामाबाद, आप यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं मोटर वे के ऊपर, तो आप यहाँ पर कोई माइलस्टोन लगा हुआ है, तो जिसका मतलब ना ये टोटल डिस्टेंस ऐसा है, टोटल डिस्टेंस ऐसा है ये, ठीक है ना जी। लेकिन अगर हम यहाँ एक माइलस्टोन देखें तो उसका डिस्टेंस होगा ds, मतलब माइन्यूट सा ds, ठीक है ना, एंड इनफिनिटेसिमल डिस्टेंस। अच्छा, इसका जो टाइम है वो dt है, ठीक है ना जी। टाइम है इस इतने मतलब टोटल टाइम तो t होगा ना, लेकिन यहाँ इस जो माइलस्टोन है इसका जो टाइम है वो dt है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें dt, ये वाला, ठीक है। अब अगर एक गाड़ी है यहाँ इसके ऊपर ट्रैवल कर रही है, तो जब ये माइलस्टोन के बराबर आती है ना, तो यहाँ जो है ना इसको सपोज कर लेते हैं इट इज स्टेशनरी। स्टेशनरी, जब ये स्टेशनरी है तो आप डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम अगर करेंगे तो वो जो रिलेशनशिप होगा इट विल बी कॉल्ड एज अ वेलोसिटी, ठीक है ना जी। ये वेलोसिटी होगी। अच्छा, अब इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर
अगर ये हम एक्सेलरेशन लेते हैं, एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d2 ठीक है, d2 s ओवर dt स्क्वायर। ये जो है ना, ये आपका कहलाता है एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है। अब उस हिसाब से अगर आप देखें, ये जो अर्थ का एक्सेलरेशन होगा वो g होगा, ठीक है ना। हम इसको g से हम इसको, ये a है ना, तो अर्थ का एक्सेलरेशन होगा g। और क्योंकि फोर्स जो है ना अपोजिट में आ रही है, यहाँ पर बाहर को नहीं जा रही, इधर जो है ना ये फोर्स इधर को जा रही है ना, ये वाली फोर्स इस तरफ को जा रही है ऐसे, ठीक है ना, पॉजिटिव क्वांटिटी है। लेकिन अर्थ की सूरत में ये फोर्स जो है ना ये नेगेटिव क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर F इज प्रोपोर्शनल टू दिस G एंड डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्योंकि हम कूलम्स लॉ से उस चार्ज को मेजर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है Q1 और Q2 जो है ना जी हमारे दो बॉडीज़ होंगे, Q1 और Q2। तो उसमें क्या होगा कि जी Q1 Q2, Q1 जो है ये मास है m ग्रेविटेशनल, इसकी मास है अर्थ की, और ये किसी बॉडी की मास है इसका, तो Q1 Q2। तो इस हिसाब, अच्छा क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर को हम हमेशा यूनिट वेक्टर से जो है ना वो शो करते हैं, तो ये R जो है ना आपका यूनिट वेक्टर आप कह लें इसको। तो इस हिसाब से कि जी आप ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ जो है ना जी वो क्या होगी, ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी इस तरह से, ठीक है। एक मिनट, CR GR आ गए हैं आपके, ना किसी भी सेक्शन के CR GR हैं बेटा, ये मुझे बताइए, ताकि वो मैं एक को अटेंडी बना दूँ और आप लोग जो है ना जी एडमिट करते रहें, स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करते रहें, और मैं क्लास को मैं देखता रहूँ। CR आ गए, CR या GR, CR या नो GR? सर, मेरा किसी से कांटेक्ट नहीं हुआ। अच्छा बेटा, आपको मैं बना दूँ अटेंडी 115? बना दी। एक मिनट, 115 कहाँ पर है? प्रेजेंटर बनते हैं ना, प्रेजेंटर बनता है ना वो, यस सर। ये आप प्रेजेंटर बन जाएगा। तो फिर कोई भी स्टूडेंट अगर आते हैं ना, अच्छा आज इस तरह से है क्योंकि कल डिटेल के साथ जो है ना हमारी डिस्कशन हुई है HOD साहब की मेरी, और उसके बाद जो है ना जी आपके जो एडमिट मतलब ना टाइम टेबल जो करते हैं सब उनसे, तो उन्होंने जो है ना स्लॉट मुझे वो दी हैं कि जी आपने 4 क्लासेस आपने पूरी करनी है। तो उसमें जो है ना जी आज के दिन अभी तो एक क्लास है ना, तो ये होगी 9:45 तक, ठीक है। उसके बाद चूँकि आज फ्राइडे है, तो अगली जो क्लास होगी मैं इधर ही रहूँगा यूनिवर्सिटी के अंदर, अगर किसी ने मुझसे रब्ता भी करना हो तो मैं इधर ही हूँ, अगर कोई काम शाम या कोई लेक्चर के बारे में। तो हम जो है ना जी 2 बजे की क्लास हम, मतलब ना टाइम टेबल 2 बजे है, तो लेकिन आपके CR का कल फ़ोन था, मैसेज था कि सर ये क्लास 2 की बजाय ना 2:30 बजे कर दें। तो इसका मतलब ये है कि हम 2:30 बजे ना नेक्स्ट क्लास आज के दिन रखेंगे। मतलब अभी जो हमने जहाँ तक हमने पढ़ा ना, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो है ना हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, और राइट। उसी को, ठीक है ना। और 2 क्लासें इसका मतलब आज हो जाएंगी, और फिर एक क्लास होगी मंडे को, वो वही टाइम है जो हमने रखा हुआ है मंडे को 2:30 बजे का, ठीक है ना जी। अच्छा फिर हाँ नहीं, मंडे को 2 क्लासें होंगी, मंडे को 2 क्लासें, आज की 2 क्लासें। मंडे को उन्होंने कहा कि जी आपकी क्लासें जो है ना कंसेक्टिवली होते हैं, वो मंडे को ये कह रहे हैं कि अगर आप 2:30 बजे रखते हैं ना, तो एक क्लास लेने के बाद जो है ना ये 2 बजे रखें, मंडे को 2 बजे अगर हम रखें, 2 बजे मेरे ख्याल में क्लास हमने रखी थी। अच्छा वो यस। क्लास एक ख़त्म करने के बाद वो कह रहे हैं कि जी 5 मिनट का आप बच्चों को वक्फा दें, 5 मिनट का, उसके बाद जो है ना नेक्स्ट क्लास शुरू कर दें, ठीक है ना। और दोनों क्लासें आपकी जो है ना पूरी हो जाएँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्राइडे की आज की क्लास अभी, इसके बाद जो है ना जी एक क्लास जो है ना 2:30 बजे, मतलब ना वो बच्चों की वजह से आपके CR साहब ने कहा, शायान है ना आपके CR, शायान, नो सर, शायान ही दानिश। है जी, दानिश। दानिश। शायान,
अच्छा अच्छा, वो शायद दूसरे दूसरे सेक्शन के हैं। सेक्शन तो हाँ जी, तो वो उन्होंने कहा था कि जी आप जो है ना जी ये 2:30 बजे रख लें, फ्राइडे मतलब जुम्मा प्रेयर की वजह से। ठीक है, हम 2:30 बजे रख लेते हैं। अच्छा, 2 क्लासें आज की हो गई, 2 क्लासें फिर जो है ना मंडे की होंगी कि हम 2 बजे शुरू करेंगे या 2:30 बजे, जैसे आप एग्री कर लें मुझसे। तो हम 2 बजे, मैं 2 बजे ऑनलाइन होगा, लेकिन 2:30 बजे जो है ना आप लोग अगर आप समझते हैं मुझे बता दीजिएगा। वो हम एक क्लास करेंगे, उसके बाद जो ही वो क्लास खत्म होगी 5-6 मिनट की हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद जो है ना मंडे को ही जो है ना अगली क्लास जो है ना जी हम लोग रख लेंगे साथ। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये 4 कोर्स हो जाएंगे, 2 रेगुलर पीरियड और 2 जो है ना हमारी मेकअप क्लासेस। ठीक है, तो इस तरह से हमने ना ये वहाँ डिसाइड किया है। और हमारे पास जो है ना ये तकरीबन महीना है फरवरी का। तो फरवरी में हम कोर्स जितना भी हम कोशिश करेंगे कवर कर लेंगे। बाकी रह गई बात आप यदि पेपर की और ये वो आप मुझ पे छोड़ दें, अब डोंट वरी, उसमें उसके लिए परेशान ना हो कि जी टाइम थोड़ा है, ज़्यादा है, प्लान ये वो। ठीक है, तो इस तरह से हम सर आज से पेपर्स कब होंगे? पेपर सर बेटा अभी ऑनलाइन या पेपर वो ये मेरा ख्याल में अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जी चूँकि ये इसका जो जो होता है ना मिड और फाइनल फाइनल ये होता है इसके ऊपर क्या कहते हैं पेपर के ऊपर। तो वो कह रहे हैं कि जी हम बजाय अब जो है ना वो करने के, क्योंकि कोई एचईसी के अंदर में ना कोई कंसर्न शो किए हैं प्रोफेसर्स वगैरह ने, तो उन्होंने कहा कि जी जो ऑनलाइन में जो पेपर सिस्टम है ना, जो एग्ज़ाम सिस्टम है वो कुछ अच्छा नहीं है। तो वो इन्होंने कहा अच्छा जी आप फरवरी के अंदर जो है ना आप खोल लें और फरवरी में ही मेड का हो जाएगा। अब हमारी ये यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है कि जी पहले तो सुन रहे थे कि जी जो मिड वाला है असाइनमेंट क्विज पे हो जाए, लेकिन जो फाइनल पेपर है वो डेफिनेटली जो है ना वो ऑन कैंपस होगा। ठीक है ना, लेकिन अब ये यूनिवर्सिटी जो है ना वो 1-2 दिन के अंदर जो है ना डिसाइड कर लेगी कि आपका जो मिड का पेपर है उसका मोड जो है ना मोड ऑफ कंडक्शन क्या होगा। तो अगर वो कहेंगे कि जी ये कोई असाइनमेंट में कर लेंगे तो हम कोई असाइनमेंट कर लेंगे, अगर वो कहेंगे नहीं जी ऐसे नहीं करना तो वो हम फिर चलते रहेंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है ना, पेपर लेकिन ऑनलाइन होंगे या ऑन कैंपस होंगे? पेपर वो कह रहे हैं कि फाइनल तो ऑन कैंपस होगा। पेपर जो है ना पेपर जो एग्ज़ाम होगा ना वो ऑन कैंपस होगा फाइनल का हर सूरत। लेकिन मिड की अभी पॉलिसी जो है ना, कल भी एचओडी साहब से ये बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि अभी डिसाइड नहीं हुआ, तो मुमकिन है आज या कल में जो है ना कोई पॉलिसी इसके ऊपर दे दें। तो उससे पहले जो है ना अगर हम कुछ कहेंगे, पहले तो यही कह रहे थे कि जी हम मिड को जो है ना कोई असाइनमेंट पे कर लेंगे, तो हम उसके लिए भी रेडी हैं। एक आध 2 लेक्चर पढ़ के हम एक क्विज और हम कर लेंगे। ठीक है ना जी, लेकिन ये है कि आज 1-2 दिन के अंदर जो है ना ये क्लियर हो जाएगा। पॉलिसी जो है ना ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो बनाएगी, उसके ऊपर जो है ना वो आप कुछ कह नहीं सकते अभी। ठीक है, अच्छा जी, अब हम यहाँ दोबारा शुरू करते हैं। हम यहाँ थे कि जी ये ना ये एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम जी से बोलते हैं, जी से बोलते हैं। और क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब ना ये अर्थ की तरफ जो है ना ये अट्रैक्शन होती है, तो इसका मतलब ये जो है ना नेगेटिव डायरेक्शन है। और दूसरा जो है ना क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में है, हमेशा जो है ना ये स्ट्रेट लाइन होती है और इसकी मैग्नीट्यूड होती है, तो इसका मतलब ये है कि हम इसको जो है ना यहाँ मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर की सूरत में शो करते हैं। तो ये बेसिकली इट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब हम यहाँ पढ़ना शुरू करते हैं इसको कि जी व्हेन यू कंसीडर द फोर्स ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी इन स्पेस इट पॉइंट्स एवरीवेयर इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ, but remember that the strength is F is equal to minus g m over r square. ठीक है ना, and vector this is an example of inverse square force proportional to the inverse square of the distance. इस स्लाइड की अगर समझ ना आई हो तो मैं हाजिर हूँ, लेकिन ये है कि ये बहुत ही सिंपल है कि देखें इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि जी वेलोसिटी होती है ds over dt, बट इन पॉजिटिव डायरेक्शन इट इज़ पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन होता है ds2 over dt स्केयर एक्सेलरेशन, मतलब इसका स्केयर हो गया समझे। तो अब मतलब ना इसका स्केयर वेलोसिटी, असल में ना वेलोसिटी क्या होती है, आप जा रहे हैं एक स्पीड के साथ, लेकिन जो एक्सेलरेशन होता है वो आप जब गियर लगाते हैं पहला दूसरा तीसरा, बेसिकली आप गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे होते हैं। जब पहला गियर लगाया फिर ये दूसरा लगाया फिर तीसरा लगाया, तो इसका मतलब आप उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं, उसका वो जो है ना बढ़ा है, तो इसका मतलब ये आप स्केयर ऑफ द वेलोसिटी जो है ना वो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से
अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को देखें, वो ऑलरेडी जो है ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना, ये है कि माइनस जी एम एम ओवर आर स्केयर, ये वाला, ठीक है ना। इस तरह से आपका, अच्छा क्योंकि ये कूलम लॉ है, चार्ज को हमेशा कूलम लॉ गवर्न कर रहा है, तो इसलिए ये फोर्स जो है ना अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ वो हमारी ये होगी, ठीक है ना। अभी वो गास लॉ और फलाने लॉ, ये जो है ना जी, वो गास जॉर्डन और ये वो हम बाद में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को वो डील करता है, उसको आपने अभी नहीं करना। आपने चार्ज, जहाँ चार्ज होगा वहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन होंगे, और वहाँ कूलम्स लॉ जो है होगा। तो चार्ज का मतलब ये है कि चार्ज पर यूनिट टाइम जो होगा वो करंट होगा। ये इस कॉन्सेप्ट को साथ लेके हमने आगे बढ़ना है, ठीक है। अच्छा, अब आइडिया ऑफ टेस्ट मास, कि जी ये जो टेस्ट मास है, ये कोई भी बॉडी है, तो टेस्ट मास जो है ना वो रिजल्ट लेने के लिए आप करते हैं। तो नोटिस दैट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन मास, ठीक है ना। मास कौन सी, ये वाली m। सो इट इज convenient to ask what is the force per unit mass. The idea is to imagine putting a unit test mass near the earth and observe the earth's effect on it. मतलब कोई भी नियर अर्थ उसका जी आप किसी ह्यूमन बॉडी को कर लें या जो भी है, ठीक है ना जी। तो इस तरह से अगर आप देखें कि आप F ओवर M इधर लें, क्योंकि आप एक बॉडी को देख रहे हैं, उस बॉडी के हवाले से आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये F ओवर M इज इक्वल टू माइनस जी एम ओवर आर स्केयर, ठीक है ना जी। अच्छा, विच इज इक्वल टू माइनस जी आर। सो दिस माइनस जी आर जो है ना, ये जो है ना आपका ये यहाँ पर इसको नीचे करके अगर आप देखते हैं, ये कि दिस यहाँ नज़र नहीं आ रहा था इसलिए मैंने छोटा ये किया है, एक मिनट बेटा। दिस जी आर इज दी ग्रेविटेशनल फील्ड, ये आप देखें, ये मैं आपको दिखाना, दिस जी आर इज दी ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है जी। तो इस तरह से आपका जो कूलम्स लॉ की जो इम्प्लीमेंटेशन जो है ना ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ जो है ना हम आप देखते हैं, ठीक है ना जी। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा सा इसको फार्मूला की सूरत में जो है ना वो मैंने क्लियर करके यहाँ लिख दिया है कि जी एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर फील्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी इज इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर आर स्केयर, ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू जी एफ जी ओवर एम इक्वल टू माइनस जी एम, ये वही चीज़ है, ठीक है ना जी। तो इस तरह से आपके पास जो है ना ये ठीक है। अच्छा, अब इसको आप लिख लें, देखें ना जी, ये एफ इज इक्वल टू एम जी, ये जो न्यूटन लॉ है ना न्यूटन का, कि एफ इज इक्वल टू एम में, लेकिन यहाँ जी है, एफ इज इक्वल टू मतलब ना एम जी हो जाएगा। तो आर क्या है, यूनिट वेक्टर है, फ्रॉम एम टू एम, ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना जी। तो इस तरह से जो है ना आप इसको शो कर सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, कैसे है, ठीक हो गया। अब वो यही कह रहा कि ये इसके ऊपर अप्लाई क्या होता है, ये बेसिक्स अप्लाई हुई हैं। बेसिक कौन सी हैं, ये कूलम्स लॉ है। कूलम्स लॉ में आपने देखा होगा कि देखें जी, ये अगर फर्ज करें, ये है आपके पास जो है ना जी मास ऑफ द अर्थ Q1, और Q2 जो है ना ये क्या है, ये बॉडी है। तो इसका मतलब ये लॉ जो है ना इसके अंदर इम्प्लीमेंट हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर भी, ठीक है। तो इस तरह से आप देखें कि दीज आर टू, ये क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। ये अगर हम इसको कंसिडर करेंगे, इट इज़ 2 1, इट इज़ 2 1 2 1। अगर इसको हम देखेंगे, इट इज़ 1 2। तो इसका मतलब ये है कि हम थर्ड लॉ पेयर ऑफ फोर्सेस, कि जी आप कोई भी रिपल्शन जो है ना आप इसके ऊपर करते हैं, अट्रैक्शन रिपल्शन अट्रैक्शन रिपल्शन, ठीक है ना जी। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें फोर्स ऑन ड्यू टू Q1 एंड Q2 मैग्नीट्यूड, ये वाली, और ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट ऑफ कौन सा है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिसको आप बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू ये है, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखी थी, ठीक है ना जी। और ये पॉइंट चार्जेस हैं जिसके अंदर Q1 है, आप Q1 कह लें कि अगर आप वो मास ऑफ द अर्थ कह लें, और इसको कह लें Q2, इसको इस तरह से कोई भी टेस्ट बॉडी है, ये टेस्ट पार्टिकल है कोई भी, R12 क्या है, ये आपका उनका रेडियल डिस्टेंस है, ठीक है। और चूँकि ये फोर्स है, और फोर्स के लिए यहाँ यूनिट वेक्टर ये लगा दिया है, ठीक है। सो बेसिक्स में क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्लेवर्स, लाइक चार्जेस रिपेल, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। लाइक चार्जेस क्या हैं, मतलब ना ये इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन, अपोजिट दोनों पेयर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। चार्ज इज कंजर्व्ड एंड क्वांटाइज्ड, तो जी हमने
चार्ज क्वांटाइजेशन हमने पिछले वो उसमें पढ़ा था, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है ना, कि जी एक फिक्स अमाउंट जो है ना वो चार्ज की होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ऑर्डिनरी मैटर सीक्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ऑर्डिनरी मैटर्स का मतलब ये है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है ना, चूँकि ये जो है दोनों बराबर होते हैं और न्यूट्रॉन जो है ना उसका वजन होता नहीं, लिहाजा जब आप जो है ना जी जब ये न्यूट्रल पोजीशन होती है तो उसका मतलब ये है कि आपके नंबर दोनों पूरे होते हैं, इसलिए मैटर जो है ना आपको नज़र नहीं आता कि जी ये वो इसी तरह से है, ठीक है ना जी। कि जी अगर कोई करीब को लेके आएंगे तो वो होगा ना, तो इसका मतलब ये है कि ये आप इसको देख रहे हैं, स्क्रीन कर रहे हैं या देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं इसको इस हिसाब से, ठीक है। अच्छा, इन कंडक्टर्स चार्जेस आर फ्री टू मूव अराउंड स्क्रीनिंग एंड इंडक्शन। स्क्रीनिंग एंड इंडक्शन कि जी वो क्या हो रहा है कि जी अच्छा, स्क्रीनिंग का लफ्ज़ी मतलब जो है ना हम देख लेते हैं क्या है स्क्रीनिंग का। यहाँ पर कोई ख़ास लफ्ज़ रात में देख रहा था, ये देख लेते हैं। हाँ जी, ब्रॉडकास्टिंग, स्क्रीनिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ब्रॉडकास्टिंग। स्क्रीनिंग का मतलब कि जी ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब वहाँ से निकल रहे हैं, और जो है ना जी और इंडक्शन हो रहे हैं, इंड्यूस हो रहे हैं दूसरे अपोजिट बॉडी के अंदर, ठीक है, इस तरह से कि जी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात हो रही है। अच्छा, इंसुलेटर चार्जेस आर नॉट फ्री टू मूव इंसुलेटर के अंदर, बट मटेरियल पोलराइज का मतलब ये है कि वो लाइन अप हो जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लास्ट लेक्चर के अंदर है ना, वो मैंने पोलराइजेशन का भी आपको बताया था कि जी इधर पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर नेगेटिव चार्ज, दरमियान जो है ना वो बैरियर एनर्जी का बन गया, ठीक है, इस तरह से। अब एक चीज़ और हमने वहाँ लास्ट लेक्चर में कहा था कि सुपरपोजिशन क्या है, मतलब ना इसके जो है ना इसके 3-4 मैंने प्रिंसिपल बताए थे कि जी इलेक्ट्रिक चार्ज के, ठीक है ना, कि जी एक था इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम लॉ, दूसरा था जी क्या कहते हैं क्वांटाइजेशन। सर हाँ जी, हाँ जी। प्लीज में चेक करिए कि आपके बच्चे वेटिंग में आ रहे हैं। मेरे पास कोई भी नहीं आ रहा, लेकिन मेरे 2-3 के मैसेजेस हैं कि उधर उनके पास आ रहा है कि वो वेटिंग में। मेरे पास कोई भी नहीं है, 30 हो गए हैं। ओहो, वेरी सॉरी, ये बहुत सारे ऑनलाइन, सॉरी, मैं आपके वो कर रहा था, ये मैंने ओके कर दिया, मैं आपके ऊपर वो कर रहा था कि जी और मेरे पास वेटिंग लिस्ट में सारे खाली थे। अच्छा, वेरी सॉरी क्या पता कि कोई जी आप वेट करना पड़ा, लेकिन ये है कि मैं समझ रहा था आप उनको सबको अटेंड कर रहे हैं। मैं देखता हूँ आप क्यों इसका आपका हो रहा है, एक मिनट। और बना ले हैं, तो आई थिंक क्या पता फोन से ना अब आ रहा हो, ये लैपटॉप से हो। मैं आपको अब अटेंडी बना रहा हूँ इसमें। इसका मतलब ये 2 स्टेप में बनता है प्रेजेंटर जो है ना, पहले प्रेजेंटर फिर अटेंडी। मैं अटेंडी बना दूँ आपको, बना दे सर, बना दे। अब आप ना अटेंड कर सकेंगे इनको, अब अटेंड कर सकेंगे। वेरी सॉरी अगर किसी को वेट करना पड़ा है लॉबी के अंदर, आई एम सॉरी, क्योंकि वो बार बार फिर जब बंदा इधर शिफ्ट करता है ना तो वो कंसंट्रेशन जो है ना लूज कर जाता है टीचर, तो इसलिए कोशिश होती है। अब आप देखें कि आप अटेंडी बन गए हैं ना। यस अब सर। हाँ, अब मेरे ख्याल में ये हम आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे हैं ना बेटा, कि जी फर्स्ट स्टेप में आप जो है ना प्रेजेंटर बनते हैं, फिर अगले स्टेप के अंदर आप अटेंडी बनते हैं। वो मुझे भी नहीं पता था, अब मेरे ख्याल में आप वो कर लेंगे। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि इसके अंदर जो है ना लास्ट लेक्चर में हमने 3-4 इसके ना वो पढ़े थे, इसके पाचुलेट्स या उसकी प्रॉपर्टीज़। जी चार्ज जो है ना जी जो होता है वो कूलम लॉ से गवर्न होता है, दूसरा जो है चार्ज क्वांटाइजेशन होता है, चार्ज कंजर्व होता है, और चार्ज जो है ना सुपर पोजिशन इसकी होती है। तो मैंने सुपर पोजिशन का लास्ट टाइम कहा था कि हम नेक्स्ट किसी टाइम जो है ना उसको हम सुपर पोजिशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये गुज़श्ता से व्यवस्था ये लेक्चर ही है, यूँ समझ लें कि कॉन्सेप्ट हम डेवलप करके उस कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब सुपर पोजिशन क्या होता है? सुपर पोजिशन का मतलब ये होता है कि जो भी चार्ज होता है ना वो एडिटिव चार्ज होता है, कि एक का चार्ज फिर दूसरा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और कंपेयर करें कि कोई नेट ऑन वन जो फोर्स होती है वो 1 से ले के आगे जितना भी अप टू n या i जो है ना आपका चार्ज होता है। तो इसका मतलब ये है कि सम ऑफ दी चार्ज, सम ऑफ दी फोर्स i फ्रॉम 2 to n या 1 to n या 2 to n, 2 का मतलब ये है कि 1 से वो 2 की तरफ आया है, ठीक है ना जी। तो इज इक्वल टू F1 2 चार्ज है ना, चार्ज है ना एडिटिव होता जाता है। सो मैनी चार्जेस प्रेजेंट, नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस फ्रॉम अदर इंडिविजुअल चार्जेस।
तो इसके ऊपर कोई हम एक न्यूमेरिकल जो है ना हम करेंगे कहीं आगे जाके ना, मैं आपको वो कुछ ना कुछ वो दे दूंगा ताकि आपका पहले कॉन्सेप्ट बन जाए, उसके मुताबिक हम करेंगे। तो इसका मतलब कि फॉर एग्जांपल ये जो है आपकी बॉडी है यहाँ पर, ये यूँ समझ लें कि इट इज़ अर्थ, ये कोई टेस्ट बॉडी है Q3। तो अब इसकी फोर्स होना एक ये है, और दूसरी इसकी फोर्स चूँकि ये इससे वो निकल रही है ना, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये है कि एडिटिव जो होगा इसके अंदर समेशन जो है ना ये होगी कि जी F3 F इसकी वजह से F23 ये F13, ठीक है ना जी। F23 इसका F13 तीसरा F इसी तरह किसी और का होगा। अब जब आप इसको करते हैं यहाँ पर ऐड, तो यहाँ पर जो है ना ये कोई और यहाँ नीचे बॉडी होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसकी वेक्टर समेशन जो है ना आप इसकी करते जाते हैं इसकी, ठीक है ना जी। तो इस तरह से करके इन जनरल Fj इज इक्वल टू सम ऑफ i फ्रॉम 1 to n Fij, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ना ये चार्ज जो है ना सुपर पोजिशन हो रही है, सुपर पोजिशन, ठीक है ना जी। मतलब एडिटिव होता है चार्ज हमेशा इस तरह से वेक्टर फॉर्म के अंदर। तो इसकी कोई एग्जांपल जो है ना नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे, ताकि फिलहाल जो है ना हम इसके कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कर लें अपने को। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हमने कि अपने लोगों ने लिखना भी होता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ये डाल दिया है इसकी थ्योरी। ज़्यादा थ्योरी पढ़ने के लिए आप करें कि जी वो बुक है हमारी, बुक का गालमन ये 22 चैप्टर है। फॉर एग्जांपल 21 में से कुछ एक टॉपिक हम वो लास्ट टाइम किए थे, ये 22 भी उसी से जो है ना मुतल्लक है, ठीक है ना। ये 22 से मैंने काफ़ी थोड़ी सी ये स्लाइड्स की हैं 2-4, तो डिटेल में आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, हम वहाँ कंसल्ट करते रहेंगे उसको, ठीक है। अच्छा, तो जो चैप्टर नंबर 22 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड क्या है। ए चार्ज पार्टिकल सेट्स अप एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ए वेक्टर क्वांटिटी इन द सराउंडिंग स्पेस। या जैसे मतलब ने आप ये देखना, ये इस तरह से ये फर्ज करना ये बॉडी है या ये बॉडी है, ये मतलब कोई टेस्ट चार्ज है, तो वो क्या करता है कि चार्ज पार्टिकल सेट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी इन द सराउंडिंग स्पेस, ठीक है। अच्छा, इफ अ सेकंड चार्ज पार्टिकल इज लोकेटेड इन दैट स्पेस, अगर सेकंड चार्ज है कोई, ठीक है ना जी, एन इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट्स ऑन इट, तो उसके ऊपर भी इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करती है ड्यू टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स, लाइक चार्ज एंड अपोजिट चार्ज कॉन्सेप्ट, ठीक है। So, if a second charge particle is located in the space, an electrostatic force acts on it due to magnitude and direction of the field at its location. अब वो ना मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जी इलेक्ट्रिक फोर्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना वो व्हेन दी बॉडी इज स्टैटिक, कि वो चल नहीं रही, मूवमेंट नहीं है ना, मूवमेंट नहीं है। लेकिन जो ही दो चार्ज पार्टिकल आपस में वो लाते हैं, उनके दरमियान में जो लाइन ऑफ फ्लक्स हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है। तो इसका मतलब जी जी सर कुछ बच्चे वेटिंग लिस्ट पे हैं, तो वो वेट कर रहे हैं आपका, तो काइंडली उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना। शो हो रहा, मेरे पास शो नहीं हो रहा। आप अच्छा, फिर चलें बेटा, मैं ना खुद ही अटेंड करता है, सॉरी मैं खुद कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं गाहे हुआ है ना 2 मिनट के अंदर जो है ना मैं इसको चेक करता रहूँगा। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस टू एवरीबॉडी। मैं समझ रहा था कि रोल नंबर 115 जो है ना वो अटेंडी हैं। चले मैं ये कर लेता हूँ, लेकिन मेरे पास ये शो नहीं हो रहे थे। अच्छा, चलें कोई बात नहीं बेटा, कोई नहीं, मैं खुद ही देखता रहता हूँ, कोई नहीं, मैं खुद ही देखता रहता हूँ, ठीक है। मैं एक हल्की सी ना बीप वैसे नज़र आ जाती है, सुनने में आ जाती है कि बीप सी आती है। इसका मतलब जो स्टूडेंट जो है ना वो आते हैं इसके अंदर, वो बीप जो है ना वो मुझे नज़र आ जाती है, मुझे मतलब सुनाई देती है। अच्छा, हमारे CR या GR में से कोई आ गए? CR या GR में से दोनों क्लासों के कोई CR या GR इसके अंदर मौजूद हैं बेटा? कोई नहीं। मैं एक्चुअली चाह रहा हूँ कि आप लोग कोई एक स्टूडेंट जो है ना, हाँ जी 61 बोल रहे हैं आप, 61 क्या कहना चाह रहे हैं आप? 61 नहीं, चले कोई बात नहीं। मैं चाह रहा हूँ कि एक स्टूडेंट जो है वो अटेंडेंस ले लें, और अटेंडेंस लेके जो है ना मुझे वो मेल कर दें या व्हाट्सएप कर दें, ठीक है। तो वो चलें हम ही देखते हैं कि मुमकिन है CR GR में से कोई
आ जाते हैं सर इसके अंदर अटेंडेंस डाउनलोड करने का एक होता है कि वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाती है। वो मैं पता कर लेता हूँ फिर, अगर डाउनलोड होती है ना। लाइब्रेरी को पता होगा वो सारा डिजिटलाइज्ड है हो जाता है। अब एक क्लिक करें वो जितने लोग ऑनलाइन आए थे कितने बजे आए थे वो सारा आपके पास रिकॉर्ड आ जाता है। अच्छा अच्छा, चले मैं देख लेता हूँ बेटा, मैं देख लेता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये हो, ये बहुत अच्छी बात है। ये मैं इनसे पूछ लेता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ बेटा, क्योंकि हम आस्ता आस्ता इसको सीख रहे हैं ना। अच्छा, हम जो है ना जी वापस से चलते हैं यहाँ पर कि जी स्टैटिक चार्ज जो है ना, जब दो फील्ड अपने मतलब स्टेशनरी हों और एक दूसरे के करीब हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, लेकिन अगर आप चार्ज मूव कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है ना जी। अच्छा, अब यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना, अच्छा, द इलेक्ट्रिक फील्ड E at any point is defined in terms of electrostatic force F that would be exerted on positive test charge Q placed there. E is equal to F over Q, ठीक है ना। ये फोर्स है ना, बेसिकली ये कूलम्स लॉ की वो बात कर रहा है, लेकिन वो अलग अलग हम देख रहे हैं कि जी इसको फोर्स जो है इसके अंदर ये है, ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हेल्प अस विजुअलाइज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। वो हमें फील होता है जो है चार्ज का, कि अगर आप मैग्नेट रख दें, आप कोई जो है ना कोई चीज़ रख दें तो आपको पता चल जाता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट एनी पॉइंट इज टेंजेंट टू द फील्ड लाइन थ्रू इट। टेंजेंट का क्या होता है? टेंजेंट मैं आपको बता देता हूँ टेंजेंट क्या होती है। टेंजेंट जो है ना ये होता है, आप इसको ज़रा ज़हन में रखिएगा। तो फर्ज करें कोई बॉडी है ना ऐसे कोई उसकी, तो इसके अंदर ये है ना चार्ज फ्लो कर रहा है, ये जो करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर ना इस तरह से ऐसे, ठीक है, ऐसे। लेकिन जो लाइन ऑफ फोर्स होती है ना वो इसके अंदर ऐसे नहीं होती कि साथ साथ करें, वो ऐसे होती हैं ऐसे। फर्ज करें ये लाइन ऑफ फोर्स है ऐसे, ठीक है ना जी। अब टेंजेंट का मतलब ये है कि इसका एक पॉइंट इसके साथ टच कर रहा है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, अपनी उसने डायरेक्शन तो रखनी है, ठीक है ना जी। लेकिन वो आपका एक पॉइंट उसका जो है ना उसके साथ टच कर होता है कि एटलीस्ट वन पॉइंट, एटलीस्ट वन पॉइंट। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये मैंने यहाँ शो भी किया है कि देखें ना, ये टेंजेंट है कि जी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना ये है ना इलेक्ट्रिक लाइन जो है ना ये वाली है और फील्ड ये है, तो इसके इट इज़ अ टेंजेंट। मैंने इसको यहाँ पर इसलिए कहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंट है टू लाइन ऑफ फ्लक्स, ठीक है ना, इस तरह से। जी, ये मैं ज़रा मैं सो तो नहीं हो। अच्छा जी, अच्छा, हम अब यहाँ पर आप देखें कि जी द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट एनी पॉइंट इज टेंजेंट टू द फील्ड लाइन थ्रू दैट पॉइंट। टेंजेंट की समझ आ गई होगी आपको। द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इन दैट रीजन इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही जो फार्मूला है हमारा, ठीक है ना। दस क्लोजर फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट ए स्ट्रॉन्गर फील्ड, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लोजर का मतलब ये एक स्ट्रॉन्गर फील्ड होगा। The electric field lines originate on positive charge and terminate on negative charge। तो ये बिल्कुल इस तरह से है। So a field line extending from a positive charge must end on a negative charge। ये वो मैंने आपको बताया था ना इस तरह से। देखना ये बेटा, ये एक डाईपोल है, हम इसको पढ़ेंगे भी आगे कहीं। हमेशा मैंने आपको बताया ना कि नॉर्थ साउथ पोल होते हैं। अच्छा, ये है इसका नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि जी इधर से अगर चार्ज निकलता है ऐसे तो इस तरफ जाएगा, अगर कोई और साथ मैग्नेट है तो वो उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है ना, ये इस तरह से। तो वो अब क्या कह रहा है कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, तो ये इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव है, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज से ऐसे। तो ये जैसे नहीं बैटरी होती है, ठीक है ना, ऐसे होती है ना बैटरी हमारी, ये ऐसे, ठीक है ना जी। अब इसका मतलब ये है कि एक जो कन्वेंशनली जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे ऐसे, लेकिन करंट जो है ना चार्ज जो है ना जो आपका ये फ्लो जो है ना करंट इधर उधर आएगा, कन्वेंशनल डायरेक्शन है ना,
कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इधर करेंगे यहाँ, ठीक है ना, ऐसे। लेकिन करंट जो है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, जो इस तरह फ्लो करेगा। तो इस तरह से ये हर चीज़ जो है ना, हम इसको सपोज करते हैं इट इज़ नॉर्थ साउथ पोल, ठीक है ना। तो ये दुनिया के अंदर मशहूर है कि नो बॉडी इज मोनोपोल, एवरीथिंग इज डाईपोल, डाईपोल। तो इस तरह से अब डाईपोल यहाँ मैंने शो नहीं किया, ये स्पेस है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये देखें ना जी, चार्ज यहाँ से इस तरह से ये आउट हो रहा है, ये इस तरह से आप देखें ना, ये कि ये टेल प्लस है और ये इस तरह से आपका वो नंबर ऑफ लाइन जो है ना इस तरह से वो बनती है। तो यहाँ जो करीब है वहाँ डिस्टेंस चूँकि नज़दीक है, वहाँ नंबर ऑफ चार्ज है ना वो ज़्यादा होंगे, वो वहाँ पर फोर्स भी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा होगी। तो यहाँ यही जो है ना वो यहाँ वो बात करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी कोई बंदे बीप तो मुझे आ रही है, लेकिन अभी यहाँ पर मौजूद कोई नहीं है। अच्छा जी, इसी तरह से अगर हम इसको शो करें तो ये इस तरह से शो हो जाएगा। तो अब यहाँ हम और आगे बढ़ते हैं, देखें द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट ईच पॉइंट। द लाइन हैज अ डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय एन एरोहेड that is the same as that of the electric field vector. The direction of the line is that of the force on a positive test charge placed in the field. ये वही उसी को बार बार उसी तरह से रखता है। The number of line per unit area through a surface perpendicular to line is proportional to the magnitude of the electric field in that region. Thus, the electric line of force are closer together where the electric field is stronger and far apart where the field is weak. तो इसको आप अगर आप कहें ना फिजिक्स की जुबान में, इसको नियर फील्ड और फार फील्ड कहते हैं, नियर फील्ड और फार फील्ड। इसके एग्जांपल अगर आपके जहन में रह जाए वो मैं आपको बता देता हूँ कि नियर फील्ड इफेक्ट जो है ना, ये बात का ये ना आप एंटीना की सूरत में ना ये होता है, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट हैं, आपको एंटीना से गरज तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी पता तो होना चाहिए ना कि जी अगर कोई BTS है ना फॉर एग्जाम्पल एक इलाके में लगा हुआ है, तो उसके नीचे जो है ना वो बिल्कुल ही वो नीचे या उसकी थोड़े से फासले, उसको कहते हैं 3 फील्ड बनते हैं। तो नीचे वाला बिल्कुल क्लोजेस्ट जो है ना आप करें तो वहाँ फील्ड वीक होता है, ठीक है ना। अच्छा, उससे थोड़ा सा आगे जाए ना, उसको कहेंगे नियर फील्ड। नियर फील्ड के अंदर जो है ना वो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होती है। एक होता है फार फील्ड। फार फील्ड जो है ना वो उसकी बाउंड्री होती है, ठीक है ना जी। एक साइंटिस्ट था फ्रॉनहोफर ने उसको किया था, तो वो फार फील्ड को फ्रॉनहोफर फील्ड भी कहते हैं। कभी मौका मिला ना हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन आपका टॉपिक नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये है कि नियर फील्ड और फार फील्ड का कॉन्सेप्ट जो है ना एंटीना के अंदर जो है ना वो ही है। एंटीना क्या है? एंटीना भी यही चीज़ है कि एंटीना बेसिकली जो है ना आपका इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना उसको वो ट्रैवल करवा रहा होता है विद फोर्स। वो फोर्स कौन सी होती है? जो बैटरी होती है एंटीना की, ठीक है ना, ठीक है ना। ये इस तरह से तो एवरीथिंग इज एंटीना बेस्ड। आपका जो मोबाइल है इसके अंदर भी एंटीना है। ये एंटीना जो है ना इतना इसका ये अब ना माइक्रो एंटीना बन गया है। पहले एंटीना होता था कि जी 15 फुट का भी एंटीना होता था, 15 माइल का भी एंटीना है, लेकिन 15 माइल ये ना 15 माइल का एंटीना जो है ना वो बहुत बड़ा है। यदि आप अर्थ से अगर उठाएं उसको तो वो फ्रीक्वेंसी जो है ना आपकी उसको टच करेगा। तो इसका मतलब ये है कि एंटीना का साइज छोटा होता गया तो रेट जो है ना आपका बैंडविड्थ का बढ़ता गया। अब करते 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 तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती गई। पहले फ्रीक्वेंसी कम थी, एंटीना का साइज़ बड़ा था, रेट वो था, लेंथ बड़ी थी, ठीक है ना जी। अब वो साइज़ होते 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 वो जो है ना आपका एक डब्बा की सूरत में जो है ना ये रह गया है। ये अब ये एंटीना है, एंटीना माइक्रोचिप के अंदर ये एंटीना है, आपके क्रेडिट कार्ड का ये एंटीना है, ठीक है ना जी। आपकी जितनी भी वो प्लास्टिक करेंसी है उसके अंदर ये एंटीना है। तो आप देखेंगे इसकी लेंथ जो है ना कम हो गई है, लेकिन इसकी फ्रिक्वेंसी जो है ना वो अब गीगाहर्ट्ज़ के अंदर चली गई है। तो ये फ्रीक्वेंसी इसका मतलब यूँ समझ लें कि लेंथ और फ्रीक्वेंसी का या फ्रीक्वेंसी और डिस्टेंस का जो है ना एक इन्वर्स का आपस में रिलेशनशिप है, जिसको आप स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो वही जो है ना अब फिजिक्स की सूरत में आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कह देते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल जुबान में या कम्युनिकेशन जुबान में इसको कहेंगे एंटीना, और वो जो है ना उसके अंदर जो है ना जी वो जो है ना क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ, स्पेक्ट्रम। लेकिन यहाँ उसी को हम क्या कहें इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चीज़ वही है, फिजिक्स वाले उसको अपने हिसाब से पढ़ते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं या मैकेनिकल इंजीनियर हैं जो उसको अपने हिसाब से वो पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ना ये आप इसको इस तरह से देखें। अच्छा, अब ये दोनों जो है ना क्या है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसी वजह से जो है ना ये अब
ये जो है अगर देखें ना यहाँ ये इस साइड पे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये ज़मीन जो है ना ये बॉडी जो है ना ये पॉजिटिव होगा, ठीक है ना जी। तो इस तरह से आप इसको शो करते हैं। अच्छा जी, एक मिनट में देख लूँ लॉबी के अंदर, रोल नंबर 93 तशरीफ लाए हैं। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे हैं, ये आपकी बुक का जो है ना डायग्राम है 22 चैप्टर में, ठीक है ना। अब इसको ज़रा देखिएगा वहाँ भी। अच्छा, द लाइन मस्ट बिगन ऑन पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। इन द केस ऑफ एक्सेस ऑफ वन ऑफ टाइप चार्ज, सम लाइन विल बिगन और एंड इनफरेंटली फ्रॉम फॉर अवे, ठीक है ना। कि जी वो जो है ना वो आपको फॉर फील्ड, नियर फील्ड और फार फील्ड, फार FAR, ठीक है ना, ये वाला फार फील्ड, तो जी अगर वो स्ट्रांग है तो वो आगे की तरफ जाएंगे, ठीक है ना जी। अच्छा, द नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन लीविंग ए पॉजिटिव चार्ज और अप्रोचिंग ए नेगेटिव चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो इस तरह से आप जो है ना इस तरह से आप शो कर सकते हैं। अच्छा, इसको एक इस स्लाइड से लास्ट स्लाइड, ताकि आपका कॉन्सेप्ट फिर हम इसको चेंज करेंगे, आगे कोई और इसकी डायरेक्शन को हम चेंज करेंगे। फिलहाल हम ये एक चीज़ और देख लेते हैं कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोवाइड ए कन्वीनियंट एंड insightful way to represent electric field. A field line is a curve whose direction at each point is direction of electric field at that point. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया ना। अगर आप इसको एक पाथ दे दें, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि जी वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है ना जी। सो द स्पेसिंग ऑफ फील्ड लाइन डिस्क्राइब्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड, वेयर लाइंस आर क्लोजर द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। ये वही पिछली स्लाइड वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ हम देखें, वेक्टर्स गिव द इलेक्ट्रिक फील्ड्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट स्पेसिफिक पॉइंट। अब ये वही चीज़ बता रहा है। यहाँ हम देखें कि continuous field line have the same direction as the electric field। अच्छा, अब वेक्टर एंड फील्ड लाइन डायग्राम ऑफ पॉइंट चार्ज फील्ड, तो ये आपका मेरे ख्याल में कॉन्सेप्ट जो है ना काफ़ी हद तक इसके ऊपर बन गया होगा। अब ये इसकी कुछ जो है ना जी एग्जांपल्स हैं। फील्ड की एग्जांपल क्या है, टेम्परेचर जो है ना ये भी लाइन ऑफ फोर्स है, TR। R जो है ना ये वेक्टर है, R वेक्टर से वो शो किया हुआ है, ठीक है ना जी। प्रेशर ये असल में ना इसको नीचे से ये भी कर सकते हैं, और को ये डिफरेंट इसकी हैं कि जी आप इसको इस तरह से भी कोर्स कर सकते हैं। आप अगर ये लाइन इसके अंदर दे दी है तो इसका मतलब ये है कि इट इज़ अ फोर्स, ठीक है ना जी। ये R को आप इस तरह भी शो कर सकते हैं, इस तरह भी शो कर सकते हैं, एक ही बात है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी जो है ना वो स्टाइल जो है ना यूज़ करते हैं। अच्छा जी, प्रेशर ये भी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये भी है, इस तरह से है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ये भी चार्ज, मतलब दीज आर डिफरेंट टाइप्स एग्जांपल्स ऑफ दीज। और स्केलर फील्ड जो है ना आपके, ठीक है ना जी, किसकी मैग्नीट्यूड होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। अच्छा, वेक्टर फील्ड क्या है, ये तो होगी ना इसकी मैग्नीट्यूड के हवाले से। ये आप इसके देखें, फ्लूइड फ्लो फील्ड वेलोसिटी, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सेलरेशन, ये भी देखें GR। इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली, मैग्नेटिक फील्ड ये वाला हो गया। तो वेक्टर फील्ड्स आर ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। ग्रेडियंट का मतलब होता है, ग्रेडियंट क्या होता है बेसिकली, ग्रेडियंट जो है वो देखें ना, ग्रेडियंट आप अगर शो करें ना जी, ये XY आपका कार्टेशियन प्लेन है फॉर एग्जांपल, इस तरह से, ठीक है ना जी। तो फर्ज करें ये X है, ये Y है, ठीक है। अच्छा, अब ग्रेडियंट क्या होता है कि वो लाइन जो आपके इस ज़ीरो से गुजरे या ऐसे, इसको कहते हैं ग्रेडियंट, ये लाइन, ठीक है ना। अब आप देखें कि यहाँ पर हर पॉइंट अगर आप देखें ना, ये पॉइंट है ना फॉर एग्जांपल, तो हर पॉइंट के ऊपर एक जो है ना पाइथागोरियन वो बनता है। फर्ज करें ये है ना लाइन, यहाँ पर ये फील्ड है ये वाला, समझें, यहाँ से ये के यहाँ तक। अगर आपने इसको शो करना है ना यहाँ से, तो ये इसके ऊपर जो फोर्स होगी ये वाली ये F, ठीक है ना, ये होगी ऐसे, ठीक है ना, ये फोर्स है आपकी, ठीक है ना। अब इसकी मैग्नीट्यूड आप देख रहे हैं, तो ये चूँकि इस तरह शो कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि हम जो वर्क होता है ना किसी भी बॉडी के अंदर,
वो वर्क जो है ना वो सीधा नहीं लगता। कि देखे ना, मैं अगर कोई कोई कार्ड खींच रहा हूँ, कोई चीज़ खींच रहा हूँ, तो मेरी जो फोर्स है मेरे हाथ हैं, तो हाथ या तो मैं लेट के उसको खींचूँ, तो फिर तो फोर्स अलाउंग द एक्सेस हो। लेकिन चूंकि मैं एक एंगल के साथ, इस एंगल के साथ उसको खींच रहा हूँ ऐसे थीटा के साथ, तो इसका मतलब ये है कि जो फोर्स लग रही है ना इसके अंदर, जो मैग्नीट्यूड है इसकी, तो वो होगी एफ कॉस थीटा। ये जो लाइन होगी ना ये वाली, ये एफ एफ कॉस कॉस ये थीटा, ठीक है ना, इस तरह से एफ कॉस थीटा। ये फोर्स जो है ना ये वाली इसका ये कंपोनेंट खींचेगा। जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये जो है ना इसको, ये यहाँ पर वर्टिकल ये साइन वाला है, साइन वाला नहीं है, ये कॉस वाला जो है ना इसको इस ये फोर्स होगी। अब इसका मतलब ये है कि एफ इंटू एफ कॉस थीटा, ठीक है ना, अगर आप इसको देखते हैं तो ये इस तरह से। तो ये जो लाइन है, दिस लाइन इज कॉल्ड ग्रेडियंट। ग्रेडियंट, ये वो लाइन देखे ना, ये पीछे की तरफ खींचे तो वो यहाँ ओरिजिन से गुजरती है। वो लाइन जो ओरिजिन से आपकी गुजरती है उसको कहते हैं ग्रेडियंट। सो वेक्टर फील्ड आर ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड्स। स्केलर फील्ड क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड, ये जो है ना इसकी लेंथ जो है ना ये वाले। सो फील्ड एक्सप्लेन फोर्सेज एट डिस्टेंस, स्पेस आल्टर्ड बाई सोर्स। अच्छा, ये अब मुझे बताएं बेटा कि समझ आ रही है आप लोगों को जो मैं बातें कर रहा हूँ? जो मैं बातें कर रहा हूँ आप लोगों को इनकी समझ आ रही है कि नहीं आ रही? हेलो, एनीबॉडी? कोई मुझे, आ रही है, कुछ हद तक आ रही है। यानी पूरी आनी चाहिए बेटा। अगर मैं रोक के आपको बताता हूँ कि आप एक एक पॉइंट के ऊपर मुझे रोकें बेटा, जहाँ जहाँ आप समझते हैं ना कि आपको प्रॉब्लम है। फर्क करें, ये ग्रेडियंट की मैंने बात की है, तो मैंने ग्रेडियंट का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को देने की कोशिश की है, ताकि आप इसको जब भी आप देखें ना, फोर्स जो है ना, देखें ना ये कहीं ये फ्रीलांसिंग फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रही है। अब फ्रीलांसिंग का मतलब ये है कि इसकी हमें आप नहीं पता कि ये इसकी किधर को जा रहा है, किधर को जा रहा है, लेकिन आपने हेड एंड टेल के साथ इसको जो है शो करना है, हेड एंड टेल, ठीक है ना। और हेड जो है ना उसका वो डायरेक्शन पॉजिटिव होगी और टेल जो है नेगेटिव साइड होगी, ठीक है ना जी। तो अब इसका मतलब ये है कि आप ये देखेंगे कि अच्छा जी ये फोर्स अगर है तो ये टेंजेंट लाइन के साथ गुजर रहा है। कोई भी लाइन अगर वो टेंजेंट फील्ड है, अब टेंजेंट जो है ना वो क्या कहते हैं कि जी ये वेक्टर अगर है, टेंजेंट है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो फोर्स होगी वो होगा इसका ग्रेडियंट, वो ग्रेडियंट होगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखें ना बेटा, एक मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दे दूँ, तो देखें ये जो है ना यहाँ, अब ये है टेंजेंट यहाँ पर इसका ना ये वाला। अब देखें ना ये एंगल बन गया और एक ये बन गया। अब इसकी जो फोर्स है ना वो इस तरफ को लग रही है। मैग्नेटिक जो है ना, ये जो है ना इसका जो है स्केलर क्वांटिटी जो है ना एफ कॉस थीटा इधर है, फोर्स है ये वाला, वो है टेंजेंट, ठीक है ना। एंगल बन रहा है इसका यहाँ पर थीटा कोई भी है, ठीक है ना, यहाँ पर कोई भी थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है ना। ये अच्छा, ये एक और चीज़ ध्यान में रखें, ये एंगल जो है ना वो पाई/2 से कम होगा हमेशा, 90 एंगल से कम होगा, 90 एंगल से नीचे होगा। मैथ की ज़बान में इसको एक्यूट एंगल कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये है कि आप इसको इतनी लंबी टर्मिनोलॉजी जो ना रखें, तो आप सिर्फ यही देखें कि ये 90 से एंगल से बिल्कुल नीचे होगा। अमूमन ये 45 एंगल होता है, ठीक है ना। और ये कहाँ से गुजरता है? ओरिजिन से हमेशा, ये देखें ना ओरिजिन से। तो इसका मतलब इट इज़ अ ग्रेडियंट क्वांटिटी, ग्रेडियंट क्वांटिटी, ठीक है ना जी। इट इज़ अ ग्रेडियंट फील्ड। तो इस तरह से आपने जहन में रखना है, क्योंकि हमने मैथ पढ़ना है ना, नेक्स्ट कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने हैं या इस तरह से चीज़ें करनी हैं, तो इसलिए अब यहाँ पर ये इसको उठा के इधर कर लीजिएगा, ये कर लेंगे, ठीक है ना जी। अब इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो वो क्या ये है ना, ई इज इक्वल टू एफ ई आर, आर ये ना ये वाला होगा ये वेक्टर, मतलब ये बेसिकली ये फोर्स और क्यू है, फोर्स और का, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आपने देखा ना यहाँ पर ये वही फील्ड है, ठीक है ना, ये वही चीज़ है, ये वाला ये कूलम लॉ, ठीक है ना जी। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ आप देखें, ये है बेसिकली, ये इसने जो है ना इसको वहाँ ट्रांसफॉर्म किया, ये वाला ये फील्ड, ठीक है ना। इसको आप देखें ना क्यू, एफ और क्यू, तो इसको अगर आप देखें तो एफ ओवर क्यू है।
अच्छा, अब क्यू क्यों यहाँ लिमिट क्यों लगाते हैं कि जी बिल्कुल एक माइन्यूट, अगर आप देखें ना जी कि इसकी लेंथ इतनी है कि वो ज़ीरो के बराबर है, कि इट लिमिट अप्रोचेस टू ज़ीरो, ठीक है ना, ये लिमिट लगा दी कि जी बिल्कुल आप एक पॉइंट चार्ज जो है ना इसको ले रहे हैं, पॉइंट चार्ज जिसकी लेंथ जो है ना इतनी कम है दैट इट अप्रोचेस टू ज़ीरो, इट इज़ वेरी इनफाइनेटसिमल, कि इतनी छोटी कि जी वो बिल्कुल एक डॉट की सूरत में जो आना आपको नजर आए, इनफिनिटेसिमल। तो इसका मतलब है ई आर इज इक्वल टू लिमिट क्यू अप्रोचेस टू जीरो एफ ई ओवर क्यू, एंड दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो क्यू इज अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यूज टू मैप मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। समझ आई है बात की? यहाँ तक अगर किसी को समझ ना आई हो, आई एम अवेलेबल सर, मैं 2 मिनट मैं वेट करता हूँ अगर किसी को ना समझ आई कि जी ये लिमिट हम क्यों लगाते हैं, ये ग्रेडियंट क्यों है, ठीक है ना जी, यूनिट चार्ज है, ये वेक्टर इसके साथ क्यों है, ये टेस्ट चार्ज है जिसके अंदर फोर्स लग रही है, ठीक है ना जी। तो अब ये टेस्ट चार्ज है, ये वाला ये समझ लें, ठीक है ना, ये लाइन ऑफ फोर्सेज हैं इसके अंदर। अच्छा, ये जो डायरेक्शन है ना, ये इसलिए है कि आप, क्योंकि ये स्पीड लांसर होते हैं ना, कि विंड इफेक्ट होता है, ठीक है ना जी, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं और बहुत सारी फोर्सेस होती हैं, तो उसकी वजह से जो है ना ये इसका जो इसकी जो शेप है ना, इस तरह से जो बन जाती है, इस तरह से बन जाती है, वो मतलब ना एक बेजवी कह लें या दूसरी कह लें। अच्छा, क्योंकि ये चार्ज हम इसके अंदर देख लेते हैं, इसको इसका नाम रख लेते हैं वेक्टर स्पेस, तो मैथ वाले इसको वेक्टर स्पेस एनालिसिस पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं वेक्टर स्पेस एनालिसिस। फिजिक्स वाले इसको कर लेते हैं ये कि ये जो है ना आपकी स्पेस है, वैसी स्पेस है वेक्टर, ठीक है ना। तो ये लाइन जो है ना ये ग्रेडियंट के साथ ट्रेवल करती हैं, तो ग्रेडियंट क्या है, तो वो ये जो है ना ये जो है ना जो उसकी ओरिजिन से गुजरे, ठीक है ना। तो ये जो वेक्टर है क्या है, ये टेंजेंट क्वांटिटी है, ये टेंजेंट के साथ वो करता है। तो इस तरह से ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, तो आप लोगों ने साथ साथ ही उनको जो है ना अजबर करते जाना है, कोई मतलब जो है ना रह ना जाए पॉइंट, ताकि आप जो है ना आगे जाके कोई परेशान ना हो जाए कि एक ही दफ़ा सारी चीज़ें एग्जैजरेट हो जाएं और उसके बाद आपको समझ ना आए, ठीक है ना। इसलिए बेटा ये जो है ना साथ साथ मैं इसलिए रुक के आपको कहता हूँ कि जी आप ये कर लें। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, यही टेस्ट चार्ज है ना, यहाँ हमने ये सपोज किया, ये टेस्ट चार्ज, ये और इसकी जो है ना जी डायरेक्शन है, मतलब ना ये इसका फील्ड, इसका ओरिजिन से जो है ना ये डिस्टेंस है आर, ठीक है ना जी। और ये टेस्ट चार्ज है, यहाँ फोर्स कौन सी है, ई आर है, यहाँ ये अप्लाई हो रही है, ठीक है ना जी। तो ये आपने क्या किया, आर्बिट्रेरी जी जो है ना, जो हमने ये इसको डिस्कस कर लिया यहाँ पर इस तरह। तो अब ये यहाँ हम देखते हैं क्या है, ये फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसी को हमने ना थोड़ा सा और अब हम थोड़ा सा ना इसको थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी की तरफ लेके जा रहे हैं, कम्प्लेक्सिटी मीन मैथ की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है ना जी। अच्छा, अब यहाँ देखें टेस्ट चार्ज, एक मिनट में चेक कर लूँ कोई नहीं, टेस्ट चार्ज क्यू small and positive does not affect the charge distribution that produces E. A charge distribution creates a field. Map E field by moving Q around and measuring the force F at each point. E R is a vector parallel FR. E field exists whether or not the test charge is, मतलब ना टेस्ट चार्ज हम सपोज कर रहे हैं तो फील्ड तो एग्जिस्ट कर रहा है दुनिया, लेकिन ना जी यहाँ फ्रीक्वेंसी है अर्थ के अंदर, मैं बोल रहा हूँ, मैं फोर्स कर रहा हूँ, फलाना ये कर रहे हैं, तो जो हमारी जो फ्रिक्वेंसी है वो ज़मीन के अंदर है ना घूम रही है, तो इसका मतलब ये कि चार्ज इज एवरीवेयर। तो हमने देखना है कि टेस्ट चार्ज जो होगा, कोई भी टेस्ट पॉइंट होगा, उसके ऊपर वो हमने उसको मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अदरवाइज ये चार्ज तो अवेलेबल है, ठीक है ना। अच्छा जी, ई चार्ज क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स आप कह लें, ठीक है ना, वो चार्ज अवेलेबल है। अब टेस्ट पॉइंट क्या है, ये मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। आप उसके ऊपर अगर मेजर करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स के तौर पे उसको आप देख लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ई वेरीज इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ई डज नॉट डिपेंड ऑन टेस्ट चार्ज, मोस्ट ऑफन ई आर इज इक्वल टू एफ आर ओवर क्यू, एफ आर जो आपके पास ये फॉर्मूला बन गया ये फोर्स का, ठीक है ना। सो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज एट पॉइंट आर ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, E एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट R, फोर्स पर यूनिट, SI यूनिट इसका जो क्या है न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना जी।
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी पॉइंट, लाइन, सरफेस वगैरह वगैरह। तो ये नीचे एक आध पॉइंट और देख लीजिएगा ताकि। अच्छा जी, अब टेस्ट चार्ज की भी जो है मैं डेफिनेशन यहाँ मैंने कहा मैं बता दूँ टेस्ट चार्ज, ताकि आप एक ही दफ़ा जो है ना करके ना आगे, क्योंकि बहुत कम्प्लेक्स का सा इसका ना वो है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ये हमारी बेस, हमारा टाइम अगर ज़्यादा भी लगता है ना तो अगले आप देखिएगा अगले लेक्चर में आपके लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो लेकिन वो चूँकि मुश्किल है इसलिए हम इसको यहाँ पर पहले इसकी डेफिनेशन जो है ना अपनी बेस जो है ना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें डेफिनेशन टेस्ट चार्ज। सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूज्ड टू हेल्प एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक फोर्स, इट मस्ट बी डिफाइंड यूजिंग इलेक्ट्रिक फोर्स, E is equal to F over Q टेस्ट, ठीक है। अच्छा, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ लोकेशन इज जनरेटेड बाय सोर्स चार्जेस नॉट द टेस्ट चार्जेस। कि वो कह रहा है कि जी सोर्स जो है ना, ये ज़मीन जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से है, ये इस टेस्ट की वजह से नहीं है, टेस्ट चार्ज की वजह से नहीं है, इसकी वजह से है। अगर मेरे के ऊपर फोर्स लग रही है ज़मीन की, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मेरी अपनी कोई फोर्स नहीं है, मेरी अपनी जो है ना मास है बस, ठीक है ना जी। अच्छा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फोर्स a unit positive charge experiences at its location, hence electric field is a vector, ठीक है ना। the positive test charge is small enough so as not to distort the electric field around it। तो ये टेस्ट चार्ज का मतलब ये है, टेस्ट चार्ज का कहने का मतलब ये है कि ये जो फोर्स है ना, टेस्ट चार्ज की फोर्स नहीं है, ये उस सोर्स की फोर्स है जहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा है चार्ज, ठीक है ना जी। यहाँ सिर्फ हम देख रहे हैं कि अपने मास की वजह से उसको यहाँ पर फील कर रहे हैं, यहाँ हम उसको सिर्फ फील कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना जी, महसूस कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा इसको एक ये जो है रात मैंने जानबूझ के ये ना आपकी कॉपी की थी आपसे, तो बुक से ये कॉपी किया था कि एक डायग्राम है उसके अंदर कि देखें टेस्ट चार्ज क्यू, ठीक है ना, ये वाला ये ऑब्जेक्ट है जो आपका सोर्स है, चार्ज ऑब्जेक्ट ये बुक का है ताकि आपको जहन में आ जाए चीज़ें। ये जो चार्ज ऑब्जेक्ट का मतलब ये जो ना आप इसको अर्थ समझ लें या कोई भी चीज़ समझ लें, ठीक है ना जी। अच्छा, एक पॉजिटिव जहाँ से ये चार्ज ओरिजिनेट हो रहा है ये पॉजिटिव है ना, इस तरफ आगे बढ़ता है जैसे ये ठीक है, ये टेस्ट चार्ज है कोई भी। अच्छा जी, पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज Q0 placed at a point P near a charge object, an electrostatic force F acts on test charge, ये हो गया ये वाला। अच्छा, B में क्या है, यदि rod sets up an electric field which can create a force on the test charge, ठीक है ना, ये फोर्स है, ठीक है ना। the electric field E at point P produced by the charge object। अच्छा जी, अब इस हिसाब से हमने ये जब देखा तो ये हमारे पास एक जनरलाइज्ड प्रिंसिपल बन गया कि E इज इक्वल टू F ओवर Q, ये एक जनरल फार्मूला जो है ना वो बन गया। अब हमने देखना है कि ये इसके अंदर क्या है, मैग्नीट्यूड इसकी है E इज F ओवर Q, डायरेक्शन सेम एज द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन इट, टेस्ट यूनिट इसका ये है। तो उसी हिसाब से आप देखें यहाँ पर जो है ना कुछ एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल जी, इनसाइड कॉपर वायर्स इन हाउस होल्ड सर्किट, ये चार्ज कितना है 10⁻⁻² न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। नियर ए चार्ज कंगा जो है ना, ये इसके अंदर ये 10⁻³ कितना हो जाता है। तो पूछे ना जी कंगा आप सर में फेर के उसके अंदर चार्ज क्या होगा, तो ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के साथ जो है ना शो किया हुआ कि 10⁻³ न्यूटन पर कूलम है। अच्छा, इनसाइड ए टीवी और कंप्यूटर पिक्चर ट्यूब CRT कैथोड रे ट्यूब जो होते हैं 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। अच्छा, near the charge drum of a photocopier 10⁻⁵, break down electric field across an air gap acting arcing ये आर्सिंग पता नहीं क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आर्किंग आर्क नहीं होती है ना, इसको ही आर्क कहते हैं ऐसे, आर्किंग। ये 3×10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, ये इतना है 5×10⁻11 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस ऑफ यूरेनियम, तो ये 3×10⁻, ये कुछ एग्जांपल जो है ना यहाँ हमने देख ली कि जी ये चार्ज कितना हो सकता है इस हिसाब से। अब मेरा ख्याल में आप लोग जो है ना समझ गए होंगे कि कितना हो सकता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा एक
ऐसे ब्रेन स्टॉर्मिंग सी की हुई है कि इसको आपने देखना है कि आप खुद देखिएगा, मैं आपको यहाँ पढ़ के सुना देता हूँ कि ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ऑफ प्लस क्यू फील्स ए फोर्स एट ए पॉइंट पी ड्यू टू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E pointing to the right. The test charge Q is then replaced with a negative test charge Q. ठीक है ना जी, हमने डायरेक्शन चेंज कर दी, ठीक है ना. What changes happen to the external electric field at point P and force on the test charge. तो इसमें से एक पॉइंट आपने देखना है कि क्या है कि जी आपने चार्ज उसी तरह से जैसे ये पहले था, ठीक है ना जी. अब आपने क्या किया है, उसकी डायरेक्शन जो है ना वो चेंज कर दी कि जी आपने क्या किया, आपने उनको अपोजिट कर दिया कि जी इसको आपने सोर्स बना दिया, इसको आपने दूसरा बना दिया, ठीक है ना जी. अच्छा, अब इसमें देखें द फील्ड एंड फोर्स. जी बेटा. सर वो पार्टिसिपेंट है उसको एक्सेप्ट कर लें, कह रहे लाइव चली गई थी. यहाँ तो नहीं है बेटा, यहाँ तो कोई भी नहीं है, यहाँ तो कोई भी नहीं. वैसे भी क्लास का देखिए ना, अब 49 मिनट हो गए हम ना, बाकी हम 2 बजे या 2:30 बजे करेंगे जी. आपके वो सीआर ने कहा था 2:30 बजे अगली क्लास हम सीआर उसमें करेंगे. हम ये जो है ना ये कर लें. तो ये देखें, अब ये जो है ना ये सोर्स से ये जो है ना ये बन गया अपोजिट. तो अब आपने ये देखना कि द फील्ड एंड फोर्स बोथ रिवर्स डायरेक्शन, ये डायरेक्शन रिवर्स. अब ये इसको देखिएगा, अब इसको स्टडी कीजिएगा कि क्या है ये, ठीक है ना जी. तो अब इसके बाद जो है ना जी हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस वन ड्यू टू पॉइंट चार्ज. अब हम देखें यहाँ पर फिर कूलम ला आ गया, यहाँ क्वांटिटी वो जो है ना जो जी ग्रेविटेशनल फोर्स हमने उसको यहाँ पर इससे ये जो है ना ये क्वांटिटी एक्चुअली ये थी वो, ठीक है ना, ये वाली, ठीक है ना, ये वही है लेकिन क्वांटिटी वही थी, ये भी वही है, ठीक है ना जी. E इज इक्वल टू F/Q, ये हमारे पास ये बन गया, ये वेक्टर स्पेस क्वांटिटी है. अच्छा, स्फेरिकल सिमेट्री. अच्छा, हम आगे देखते हैं ना ये वाली, ये अब थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना कॉम्प्लिकेशन आ गई है बेटा, ये कॉम्प्लिकेशन सी आ गई है. तो अब हम थोड़ा सा इसकी तरफ, ये डाईपोल जो मैं बताया था, ये जो है ना हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो हमारा होगा उसके अंदर हम इसको स्टडी करते हैं, ताकि आप ग्रेजुअली जो है ना कम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ें और आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर होता जाए, ठीक है. तो यहाँ तक जो है ना अगर कोई आपका कोई इशू हो बेटा, यहाँ तक कोई मसला अगर हो तो मुझे बताइए. ये इस स्लाइड तक ना, ये इस स्लाइड तक कौन सी कितनी स्लाइड हमने बड़ी मुश्किल से 19 पढ़ी हैं, ठीक है ना. 19 स्लाइड तक हम आए हैं, तो 19 स्लाइड से हम ऑनवर्ड जो है ना इंशाल्लाह तो हमारा. अब मुझे बताइए कि हम 2 बजे ऑनलाइन हों या 2:30 बजे, मुझे ज़रा बता दें, एग्जैक्ट टाइम बता दें बेटा. 2 बजे हों सर या हमें कल ग्रुप में जो सीआर ने बताया था वो उसने 2:30 का टाइम दिया था. 2:30 है तो डन हो गया. 2:30 के ऊपर आप दोनों के अंदर जो है ना आप लोग बता दें कि मैं यहाँ पर ही हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है ना जी. तो 2:30 के ऊपर जो है ना मैं ये मेरा लगा हुआ है सेट, ये है ना लैपटॉप लगा हुआ है, इसी तरह से ये कनेक्टेड होगा, ठीक है ना जी. आप लोग इसी तरह से लैंड करें और इंशाल्लाह ताला हम दोबारा से बात करेंगे और मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है बेटा. तो अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच. इंशाल्लाह मिलते हैं 2:30 बजे, ठीक है. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.